डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। टुडेज टॉपिक इज़ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसमें हम देखेंगे कि फोर्सेस जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। कुछ फोर्सेस जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ फोर्सेस जो होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज़ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। The conservative force, a force is said to be conservative if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final position of the body and not on the nature of the path followed between initial and final position। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। किसी भी फोर्स को आप कंजर्वेटिव कब कहोगे? इफ़ वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी फोर्स को हम कंजर्वेटिव कहेंगे कि अगर उस फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी फोर्स है, उस फोर्स के द्वारा अगर हम वर्क डन करें और वो वर्क डन सिर्फ किस पे डिपेंड करे, वो वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अगर वर्क डन जो है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका फोर्स है और उस फोर्स से अगर हम कोई भी वर्क डन करते हैं और वो वर्क डन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द नेचर। ठीक है, तो किसी भी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कब कहेंगे? किसी भी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कब कहेंगे? ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स, किसी भी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे कि अगर उसके द्वारा किया गया वर्क डन, अगर उसके द्वारा किया गया जो कार्य है, वर्क डन है, ठीक है, वो जो है सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। सिर्फ वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। और कौन सा पाथ आप फॉलो कर रहे हो, यानी कि किस पाथ से आप फॉलो कर रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंजर्वेटिव फोर्स आपके वो वाले फोर्स होते हैं जिनके द्वारा अगर वर्क डन किया जाए तो वो सिर्फ उसके इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है और वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कौन से पाथ से आप वर्क डन कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, यानी कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक जाने में अगर आपने डब्ल्यू वर्क डन किया, अगर आप ए से बी जो है इस रास्ते के द्वारा जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप पहले आपको कहाँ जाना है? ए से बी तक जाना है। पहले आपने कौन सा पाथ फॉलो किया? ये स्ट्रेट लाइन पाथ आपने फॉलो किया है। तो मान लो ये कितना आया, इसका वर्क डन आया आपका डब्ल्यू। ठीक है, फिर आपने दूसरा कौन सा रास्ता लिया? फिर आपने दूसरा पाथ फॉलो किया, यानी कि आप पहले इस तरह रास्ते से गए और फिर बी पे पहुँचे। तो इसके द्वारा जो अगर वर्क डन है वो भी अगर डब्ल्यू है। ठीक है, और अगर फिर आप तीसरे रास्ते से ये गए कि पहले आप ए से सी पे गए, फिर आप सी से बी पे गए, तो भी इसका वर्क डन क्या है? डब्ल्यू है। तो इसका मतलब कि जो ये वर्क डन है ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है? ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहले रास्ते से अगर ये जा रही है तो ये वाला वर्क डन है, तब भी उतना ही है। दूसरे वाले पाथ से जा रही है तब भी वर्क डन इतना ही है, और तीसरे वाले पाथ से जा रही है तब भी वर्क डन इतना ही है। तो किसी भी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कब कहेंगे? कि जब उस फोर्स के द्वारा जो आपका वर्क डन होता है, ठीक है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? वो सिर्फ डिपेंड्स करता है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता? इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ, कि पाथ का क्या नेचर है। ठीक है, यानी कि पाथ का नेचर है, यानी कि आपको अगर ए से बी तक जाना है तो आप इस सीधे रास्ते से गए हो,
या फिर आप ऐसे कर्व में गए हो, या फिर आप ऐसे ऐसे गए हो, तो यानी कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कंजर्वेटिव फोर्स, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है वो पॉइंट ए है और फाइनल पोजीशन जो है वो पॉइंट बी है। जब तक इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम रहेगी तब तक वर्क डन भी आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दिया गया है दिस मीन्स वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स in moving a body over any path between fixed initial position will be the same। तो उसने ये बताया है कि अगर हम पहले पाथ में जा रहे हैं ऐसे, तो हमारा इनिशियल पोजीशन है पॉइंट ए और फाइनल पोजीशन है पॉइंट बी। ठीक है, और इसमें हम स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहे हैं। फिर दूसरे पाथ में जो है हम इस रास्ते से गए, तो मान लो ये वाला जो पाथ नंबर था ये पाथ नंबर 1 है और ये पाथ नंबर 2 है। इसमें भी अगर हम पाथ नंबर 2 में देखें तो इसमें भी इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है, तो इसमें भी जो वर्क डन है वो सेम रहेगा। अब हम थर्ड पाथ से जा रहे हैं, तो मान लो ये आपका थर्ड पाथ है। ठीक है, और आप ए से ऐसे बी पे गए हो थर्ड पाथ के द्वारा, तो इसमें भी इनिशियल पोजीशन जो ए है और फाइनल पोजीशन जो है बी है। इसका मतलब कि तीनों के लिए जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो तीनों के लिए वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये कब कंडीशन है, अगर फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, चाहे आप किसी भी पाथ से वस्तु को लेके जाओ, अगर उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसमें फिर ये इंपॉर्टेंट है आपका, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब आपको एग्जाम्पल बताना है यहाँ पे कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें क्या प्रूफ करेंगे, हमारे पास ये 3 फिगर हैं। ठीक है, हमारे पास ये 3 फिगर हैं और इसमें हमें जो है ये 4 फिगर है ये हमारे पास। तो पहली जो फिगर है हमारे पास ये दी गई है, इसमें हमें जो पाथ दिया गया है हम ए से बी ऐसे जाएंगे। ठीक है, और दूसरे वाले सबसे पहले हम इसी में निकाल लेते हैं जो हमें ए फिगर में दिया गया है। तो ए फिगर में जो हमें दिया गया है यहाँ पे, ये हमारा ए फिगर है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो पॉइंट है ए वाला पॉइंट है और ये जो पॉइंट है आपका ये बी पॉइंट है और इनके बीच की जो हाइट है वो एच हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स वेक्टर इंटू डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एफ डी कॉस थीटा, और एफ क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि फोर्स बॉडी का जो वेट है वो एम जी है और डिस्टेंस कितना है आपका एच, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0 डिग्री। तो इस केस में जो आपका वर्क डन आएगा वो आएगा आपका एम जी एच। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिया गया था कि ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये इनके बीच की जो हाइट है वो एच है। ठीक है, तो आप बॉडी को, किसी भी बॉडी को आप पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी पे लेके गए हो, एच हाइट तक लेके गए हो, तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी हमारा ऊपर की तरफ है और हम बॉडी को लेके भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। यानी कि जो फोर्स है बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी ऊपर की तरफ है, और बॉडी को हम जो ऊपर लेके जा रहे हैं वो भी आपका ऊपर की तरफ है। यानी कि जो एफ़ और जो आपके डी हैं उनकी डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी। इसका मतलब जो आपका कोस 0 होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि जो आपका W आएगा वो किसके बराबर आएगा, W इज इक्वल टू एफ डी, और F हमें पता है कि किसी भी बॉडी को अगर हम ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो उसका जो F है mg के बराबर होगा।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर। तो f जो है वो mg के बराबर होगा। और d का है उसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वर्टिकल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया है, h। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो वर्क डन आया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो वर्क डन आया वो mgh आया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था कि हमारा कोई भी पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, हम A से B तक ऑब्जेक्ट को लेके गए हैं, यहाँ पे इनकी हाइट h है, तो A से B तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो किसके बराबर आएगा, mgh के बराबर आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा फर्स्ट केस में कि इस केस में जो हमारे वर्क डन की वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, mgh के बराबर आ रही है, ठीक है। अब हमें सेकंड केस हमें करना है, ठीक है। अब हम जो है यहाँ से जा रहे हैं, आपके पॉइंट C से पॉइंट B पे जा रहे हैं, ऐसे पॉइंट C से पॉइंट B पे हम जा रहे हैं। तो हमें इसमें वर्क डन निकालना है और हम देखेंगे कि इस केस में भी जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो mgh के बराबर आएगा। इस केस में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको हम ऐसे यहाँ पे अगर हम बनाएं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बनाएं इसको, ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट C से पॉइंट B तक जो है हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे है, तो इसका जो वेट होगा वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये आपका mg cos थीटा होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका mg sin थीटा होगा। दिस विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। और हम बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यानी कि जो हमारा फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो हम जो है इस रास्ते से जो है बॉडी को लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जो इसमें अब हम देखें कि जो हमारा वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, F डॉट CB वेक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा इस तरीके से है यहाँ पे, तो जो हमारा वेट है वो हमारा mg नीचे की तरफ है। फिर हमने इसको mg को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये होगा आपका mg cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा आपका mg sin थीटा। और क्योंकि हम बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं तो यानी कि फोर्स हमें जो है वो ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, और ये mg cos थीटा की जो नॉर्मल रिएक्शन होगी ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन r होगी। और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट C है, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका B है। अब हमें इसमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए फिर हम क्या लिखेंगे, वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला है फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा कितना है, CB वेक्टर। तो ये आ जाएगा हमारा F वेक्टर डॉट CB वेक्टर, F वेक्टर डॉट CB वेक्टर। तो ये भी, इसको भी फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जो हमारा W होगा वो किसके बराबर है, F वेक्टर डॉट CB वेक्टर। तो इसको हम ऐसे लिख लें F CB cos थीटा, ठीक है, F CB cos थीटा। अब हम देख रहे हैं कि इसमें इस वाली फिगर में अगर हम देखें हमें थीटा देखना है, यानी कि जो हमारा F है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, और cos 0 की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। तो जो हमारा W है वो हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू F CB cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका F इंटू CB। अब F की जो वैल्यू है अगर हम इस वाले फिगर में देखें तो F की वैल्यू किसके बराबर आएगी, mg sin थीटा के बराबर आएगी। तो इस केस में जो हमारे F की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, F विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। F की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि F जो है हमारा इस डायरेक्शन में है और जो sin थीटा है वो इस डायरेक्शन में है, तो F की एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, mg sin थीटा के बराबर होनी चाहिए, और ये हो गया आपका CB, ठीक है। अब हमें यहाँ से sin थीटा की वैल्यू देखनी है, ठीक है।
अब आपको जो है इस वाले ट्रायंगल में से साइन थीटा की वैल्यू आपको देखनी है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा की वैल्यू को देखो, इस वाले ट्रायंगल में जो आपका साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, ए बी अपॉन बी सी। साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए बी अपॉन बी सी। तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू एम जी। साइन थीटा की वैल्यू हो गई आपकी ए बी अपॉन बी सी और ये इंटू सी बी, ठीक है। अब ये बी सी से ये सी बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास बचा एम जी इंटू ए बी। क्या बचा आपके पास, एम जी इंटू ए बी। और अगर हम देखें ए बी की वैल्यू कितनी है, अगर हम देखें ए बी कितना है, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, एच है। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका एच है, और इसकी वैल्यू को अगर हम पुट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका एम जी एच। तो इस केस में भी हमारे जो वर्क डन की वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है, वर्क डन की जो वैल्यू है वो हमारी एम जी एच के बराबर आई है। तो इस केस में हमने किया था कि हम जो है इस तरीके से जा रहे हैं, यानी कि सी से हम बी पे जा रहे हैं इस तरीके से, ये वाला पाथ फॉलो करके, ठीक है। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो आपका, फिर इस केस में हमने देखा, ठीक है, कि यहाँ पे जो होगा ये जो था आपका, ये बॉडी का जो ये वेट है ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, इसका जो ये वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। फिर ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए जो हमें फोर्स है वो एफ ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका एम जी साइन थीटा हो गया। तो हमने देखा कि इस केस में जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, एफ डॉट सी बी, यानी कि एफ सी बी कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एफ भी हमारा इसी डायरेक्शन में है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। फिर एफ़ की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आई, एफ़ जो है वो एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, ठीक है, इंटू सी बी। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो यहाँ से सॉल्व करके हमने देखा कि इस केस में भी जो वर्क डन की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, एम जी एच के बराबर आएगी। तो इस केस में भी हमारे जो वर्क डन की वैल्यू है वो कितनी निकली, एम जी एच, ठीक है। अब हमें देखना है थर्ड केस। थर्ड केस हमारा कौन सा है, तो ये हमारा थर्ड केस है, ये हमारा थर्ड केस है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अल्टीमेटली पॉइंट ए से हमें पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमें कहाँ जाना है, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एच डिस्टेंस है। लेकिन अब हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं, अब हम इस रास्ते से जा रहे हैं, यानी कि ऐसे 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 करके जो है हम इस वाले पाथ को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमें भी क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि इस केस में भी जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर आनी चाहिए। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आनी चाहिए, एम जी एच के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे जा रहे हैं, कि इस तरीके से है आपका, ये पॉइंट ए से हमें पॉइंट बी तक जाना है और जिनके बीच का डिस्टेंस जो है एच है। लेकिन हम कैसे जा रहे हैं कि पहले हम ऐसे गए वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल। तो यानी कि इस तरीके से जो है हम पाथ को फॉलो कर रहे हैं। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये है आपका एच डैश, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये है आपका एक्स। तो ये हमने काउंट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे देख लिया। तो पहले हम देखेंगे कोई भी एक हम कंडीशन ले लेंगे। मान लो यहाँ पे पहले हमने एक कंडीशन ले ली ऐसे, तो जैसे ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो इसके केस में अगर ये ऐसे है ऐसे, ठीक है, तो मान लो कि ये वाला जो है ये है आपका एच डैश और ये है आपका एक्स, ठीक है। तो अब हम वर्क डन निकालेंगे। तो पहले हम इसके लिए वर्क डन निकालेंगे, फिर इसके लिए वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो है हम इसके लिए वर्क डन निकालेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है इसके लिए वर्क डन निकालेंगे, फिर इस डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकालेंगे, फिर इस डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकालेंगे। तो इसका मतलब फिर हम सबका समेशन कर देंगे,
ठीक है, कि इसमें हम देखेंगे कि जितने भी आपके जो वर्टिकल वाले होंगे उनको हम एक जगह कर देंगे समेशन, और जो आपके हॉरिजॉन्टल वाले होंगे उनको हम एक जगह कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे है आपका, मान लो इस तरीके से, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, पहले हम इनके लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये आपका एच डैश है, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये आपका एक्स है। तो पहले के लिए अगर हम वर्क डन निकालें, ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा वर्क डन आएगा वो किसके बराबर आएगा? ठीक है, इसके लिए जो हमारा वर्क डन आएगा वो आएगा आपका एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच डैश, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, इसमें भी हम क्या करेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि फोर्स हमारा जो है किसके बराबर है? वो एम जी एच के बराबर है। इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी हम क्या निकालेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमें भी क्या निकालना है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ क्या हमारा? एफ जो है वो बॉडी के वेट के बराबर होता है। ठीक है, तो एफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? एम जी के बराबर। एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एम जी के बराबर, क्योंकि बॉडी का जो वेट है वो एम जी है। अब डी जो है वो यहाँ पे कितना है? डी का मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट है एच डैश। डी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? एच डैश के बराबर है। और कॉस थीटा, तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और जो हमारा फोर्स हम बॉडी को ऊपर लगाने के लिए ले जा रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये डी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ये आपकी डी की डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है ये आपकी एफ की डायरेक्शन है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी, और कॉस 0 की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी इस केस में। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री हो जाएगी, और कॉस 0 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि हम पहले बॉडी को कैसे लेके जा रहे हैं? हम ऐसे लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच है। फिर हमने देखा कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ डी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो एफ जो है वो किसके बराबर है? एम जी के बराबर, और डिस्टेंस किसके बराबर है? एच डैश के बराबर, और थीटा किसके बराबर है? तो इस डायरेक्शन में हम बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस केस में जो वर्क डन आया वो आया हमारा एम जी एच डैश। इस केस में जो हमारा वर्क डन आया वो किसके बराबर आया? एम जी एच डैश। तो ये हमने निकाला अभी इतना। अब हमें किसके लिए निकालना है? अब हमें इसके लिए निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो अब हमें ये वाला निकालना है, यानी कि हमने ये वाला तो निकाल लिया, इसका वर्क डन तो हमने निकाल लिया। इसका वर्क डन हमने कितना निकाल लिया? एम जी एच डैश। अब हमें ये वाला निकालना है। ठीक है, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें क्या दिया गया है? एक्स दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो तो ये है, ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है, और बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं? ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। इसका मतलब कोस 90 की वैल्यू कितनी आएगी? कोस 90 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में जो W होगा, जो वर्क डन होगा, एफ डॉट डी। ठीक है, एफ डॉट डी यानी कि एफ डॉट एक्स हमें निकालना है यहाँ पे। तो एफ डॉट एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी? एफ एक्स कोस 90 डिग्री, यानी कि एफ एक्स कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू जो होती है 0 होती है। तो ये वाला जो वर्क डन हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे हैं। तो इसका मतलब जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी।
ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। हमने एक केस निकाल लिया यहाँ पे कि जब हम बॉडी को ऐसे लेके जा रहे हैं तो जो हमारा वर्क डन है वो mg डैश है। फिर हम ऐसे लेके जा रहे हैं तो 0 वर्क डन है। फिर हम ऐसे लेके जा रहे हैं तो जो वर्क डन होगा वो mg डैश होगा। फिर ऐसे लेके जा रहे हैं तो 0 है। फिर ऐसे लेके जा रहे हैं तो mg डैश है। ठीक है, और फिर हमने सपोज़ किया, तो ये वाला जो फिगर था आपका, तो हमने सपोज़ किया कि ये वाले जो हैं ये आपके कितने स्टेप्स हैं। हमने सपोज़ किया कि ये आपके n स्टेप्स हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये वाले जो स्टेप्स हैं ये आपके n स्टेप्स हैं। ठीक है, और इस केस में जो वर्क डन है वो है यानी कि हमने देखा कि इस वाले में जो आपका वर्क डन है वो mg डैश है, और इस वाले केस में जो वर्क डन है वो 0 है। फिर इस वाले केस में जो वर्क डन है वो mg डैश है। फिर इस वाले केस में वर्क डन 0 है। तो इस तरीके से ये कितने वर्क डन हैं, कितने स्टेप्स हैं, ये आपके n स्टेप्स हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, जो आपका mg h डैश था उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, n के साथ में, क्योंकि आपने एक स्टेप का वर्क डन निकाला। एक स्टेप का जो वर्क डन है वो mg डैश के बराबर है, तो n स्टेप्स का जो वर्क डन होगा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसको ये हम ऐसे लिख सकते हैं mg इंटू n इंटू h डैश। तो n इंटू h डैश किसके बराबर है, n इंटू h डैश जो है ये h के बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, mg h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि a से b तक की जो हाइट है वो कितनी हाइट है आपकी, वो h हाइट है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका n h डैश। तो ये जो n h डैश है ये किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस केस में भी हमने देखा कि इस केस में भी जो आपका वर्क डन है वो किसके बराबर आ रहा है, mg h के बराबर आ रहा है। यानी कि इस केस में भी जो आपके वर्क डन की वैल्यू होगी वो mg h के बराबर होगी। ठीक है, तो इसमें हमने कैसे किया, इसमें हमने किया कि जो हमारा ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला डिस्प्लेसमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है जो x वाला है, उस केस में फोर्स और जो x है वो आपके 90 डिग्री पे हैं, तो उस केस में जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो 0 होगी। और फिर जब हम ऐसे जा रहा है हमारा स्टेप, तो इस केस में फोर्स भी हमारा ऐसे ही जा रहा है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो इस केस में जो आपके वर्क डन की वैल्यू होगी वो mg h डैश होगी। और अगर हम इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका mg h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में भी जो आपके वर्क डन की वैल्यू आएगी, यानी कि आपको यहाँ पे कहाँ पे जाना था, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं जा रहे, आप कौन से रास्ते से जा रहे हो, आप इस रास्ते से जा रहे हो। तो इस केस में भी जो वर्क डन की वैल्यू है वो mg h के बराबर आएगी। तो लास्ट इसमें दिया गया है फिर आपका लास्ट इस केस में इस तरीके का ये वाला जो दिया है आपको, इस केस में भी आपको बताना है कि हमें जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो h है, लेकिन हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं, हम जो है ये वाला पाथ फॉलो करके, ऐसे वाला पाथ फॉलो करके जा रहे हैं। तो हमें देखना है कि इस केस में भी जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी। ठीक है, तो इस केस में भी हम इसको, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a से b तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा h है, और हमें a से b तक जाना है, लेकिन हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, हम ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं ऐसे a से b तक जाने के लिए। ठीक है, तो मान लो कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा आपका dr। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपने पोजीशन वेक्टर मान लिया, मान लो किसी भी टाइम पे जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तो किसी भी टाइम पे जैसे कि मान लो ये आपकी कर्व है, तो किसी भी टाइम पे अगर आपका जो पोजीशन वेक्टर है उसको आपने क्या लिखा, dr, जो आपका पोजीशन वेक्टर है उसको आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो। ठीक है, इसका जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा उसको हम dx लिख लेंगे, और जो इसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा उसको हम dy लिख लेंगे। ठीक है, तो फिर हम दो वर्क डन निकालेंगे, एक वर्क डन निकालेंगे हम dx के अलॉन्ग और एक वर्क डन निकालेंगे हम dy के अलॉन्ग। फिर उनका समेशन करके या उनको टोटल करके हम टोटल वर्क डन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम dx के अलॉन्ग अपना देखें, dx के अलॉन्ग अगर हम अपना वर्क डन देखें तो सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट वाले स्टेप में किया था, सेम वैसे ही आएगा।
सेम वैसे ही आएगा आपका, जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, mg। तो जो वर्क डन होगा वो होगा आपका mg इंटू dx इंटू कॉस थीटा। तो अब हमें देखना है f और dx के बीच में कितना एंगल होगा। तो बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए जो फोर्स है वो हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, और ये जो dx वाला है ये हमारा इस डायरेक्शन में है। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री। और इसका मतलब ये दोनों आपके परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब एफ डॉट डी की वैल्यू यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 90 आएगी, और कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो इस केस में जो कोस 90 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। इसका मतलब जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो भी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। यानी कि इस डायरेक्शन में जो आपका वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो वर्क डन होगा एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जितने भी आपके कंपोनेंट है उसका वर्क डन 0 होगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों आपकी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब हमें देखनी है जो है दूसरे वाला कंपोनेंट जो था हमारा, तो इस तरीके का कोई था, ये अगर हमारा डी आर है, ठीक है, तो इस तरीके का था हमारा। तो अब हमें जो है ये इस तरीके की थी आपकी कर्व, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट था ये आपका डी आर था, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका डी एक्स का कंपोनेंट है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका डी वाई का कंपोनेंट है। ठीक है, तो डी एक्स के अलॉन्ग का तो हमने देख लिया कि इसके अलॉन्ग जो वर्क डन है वो 0 है। अब हमें डी वाई के अलॉन्ग देखना है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, एफ डॉट डी। तो इसको हम लिखेंगे एफ डी की जगह आप क्या लिखोगे, डी वाई और कॉस थीटा। ठीक है, एफ़ की वैल्यू किसके बराबर है, एम जी के बराबर, और डी वाई की वैल्यू जो है, अब हम देख रहे हैं कि डी वाई इसमें एफ़ और डी वाई में तो बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो भी आपकी ऊपर है। जो डी वाई वाला कंपोनेंट है वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है डी वाई वो भी आपका उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है, क्योंकि बॉडी को ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाने के लिए फोर्स भी आपका अपवर्ड होगा, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी आपका अपवर्ड होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 डिग्री, और कॉस 0 की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी। तो यहाँ से जो आपका वर्क डन आएगा वो किसके बराबर आएगा, एम जी इंटू डी वाई। ठीक है, इसका मतलब फिर हम इसका समेशन करके क्या निकाल लेंगे, पूरे समेशन निकाल के हम इस पूरे का वर्क डन निकालेंगे। ये तो हमने छोटे से यूनिट वेक्टर का निकाला था, ऐसे ही हम पूरे पाथ के लिए निकाल लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम जी इंटू डी वाई। तो एम जी को अगर हम बाहर ले लें तो समेशन ऑफ डी वाई जो है, समेशन ऑफ डी वाई जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एच के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एम जी इंटू एच के बराबर। ठीक है, समेशन ऑफ डी वाई जो है वो एच के बराबर होगा, क्योंकि सारे डी वाई क्या है, समेशन ऑफ डी वाई क्या है, समेशन ऑफ डी वाई क्या है कि जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट हैं आपके डिस्टेंस के जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट हैं उनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाला वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम इस वाले पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट लें तो वो यहाँ पे होगा, फिर इस वाले पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट लें वो यहाँ पे होगा, फिर इस वाले पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट लें। इस तरीके से अगर हम सारे वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे उन सबको जोड़ के किसके बराबर आएगा, वो आपका एच के बराबर आएगा, दोनों पॉइंट्स के जो बीच की हाइट है। तो यहाँ से जो आपके डी वाई की वैल्यू आएगी वो एच के बराबर आएगी। तो हमने देखा कि इस केस में भी जो आपके वर्क डन की वैल्यू आएगी वो एम जी एच के बराबर आएगी। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो आपका कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस केस में हमने 4 कंडीशन देखी। पहली कंडीशन में हमने देखा कि ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जो है इस रास्ते के द्वारा जा रहे हो। तो इसमें हमने देखा कि इस केस में जो वर्क डन की वैल्यू आई वो एम जी एच के बराबर आई। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है, सेकंड फिगर में हमने क्या देखा कि हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, लेकिन हम कौन सा रास्ता फॉलो कर रहे हैं, हम जो है ये वाला रास्ता फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम जो है सी से बी तक वाला रास्ता फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं सी से बी तक और ये एंगल थीटा है।
ठीक है। तो और ये डिस्टेंस जो है h है। तो हमने देखा कि अगर हम C से B ये वाला रास्ता फॉलो करते हैं तो इस केस में भी जो आपके वर्कडन की वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, इस केस में भी वर्कडन की वैल्यू जो है वो mgh के बराबर आती है इस केस में भी। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। ठीक है। तो इस केस में भी हमने देखा कि जो वर्कडन की वैल्यू है वो mgh के बराबर आई। फिर हमने देखा कि हमें जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो h है। और लेकिन हम कौन से पाथ से जा रहे हैं, हम जो है ऐसे पहले वर्टिकल डिस्टेंस, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से जो है हम ये वाला पाथ फॉलो करते हैं। तो ये हमने थर्ड कंडीशन में देखा। और इस केस में भी हमने देखा कि जो वर्कडन की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, वो mgh के बराबर आएगी। ठीक है। इसके बाद हमने फोर्थ कंडीशन देखी। फोर्थ कंडीशन में हमने देखा कि हमें जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और जिनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो h के बराबर है। और हम कौन से पाथ से जा रहे हैं, हम जो है ये वाला पाथ फॉलो करके जा रहे हैं। तो इस केस में हमने देखा, ये हमने फोर्थ कंडीशन में किया। तो इस केस में भी हमने देखा कि जो हमारे वर्कडन की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, वो mgh के बराबर आएगी। तो इसका मतलब हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स आपका एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें जो वर्कडन है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप वो किसी भी पाथ को फॉलो कर लो, लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपके सेम है तो जो आपका वर्कडन होगा वो आपका सेम होगा। तो यानी कि वर्कडन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। इनिशियल पॉइंट इसमें हमारा ए था और फाइनल पॉइंट हमारा बी था। तो सभी के बीच में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की वैल्यू सेम है। इसका मतलब हमारे जो वर्कडन की वैल्यू है वो सेम है। तो यहाँ पे भी हमारा इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। और यहाँ पे भी हमारा इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। यहाँ पे भी हमारा इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। और अगर हम अगली फिगर में देखें तो यहाँ पे भी हमारा इनिशियल पॉइंट जो है वो ए है और फाइनल पॉइंट बी है। तो सभी कंडीशंस में हमारे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। इसका मतलब सभी कंडीशन में जो हमारे वर्कडन की वैल्यू है वो सेम आएगी। इसको हमने प्रूफ भी करके दिखाया। तो यहाँ से हमने प्रूफ किया कि जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वो जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है, यहाँ भी इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। इसके बीच का डिस्टेंस h है और इनके बीच ये भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन और इनके बीच का डिस्टेंस h है। तो अगर ए और बी, जब तक ए और बी के बीच का डिस्टेंस h रहेगा, जब तक उनकी हाइट सेम रहेगी, तब तक उनका जो वर्कडन है वो क्या आएगा, वर्कडन की वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी। इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और इस तरीके के जो फोर्सेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं।